हेलो एवरीवन, मैं गोविंद कुमार आज आपके लिए लाया हूँ पृथ्वी के परिमंडल भाग 3। पृथ्वी के परिमंडल भाग 1 में हमने स्थल मंडल के बारे में चर्चा की। उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों के बारे में। अब पृथ्वी के परिमंडल भाग 2 में हमने जल मंडल के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। अब आते हैं पृथ्वी के परिमंडल भाग 3 में, जिसके अंतर्गत वायुमंडल तथा जैव मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। वायुमंडल, एटमॉस्फियर। इसमें देखते हैं पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पारदर्शी गैसों के मिश्रण का एक विशाल आवरण जो कई सौ किलोमीटर मोटा है। इस आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। इस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा 20.94%, जिसको 21% भी कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036% तथा आर्गन की मात्रा 0.93% है। इसके अलावा अन्य गैसें पाई जाती हैं। यह सभी गैसें हमारी पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आबद्ध हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधा हुआ है। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान और अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में विभक्त करते हैं। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने वाले परतें निम्न प्रकार के हैं, जिनको 5 प्रकार की परतों में विभक्त किया गया है। यह परतें कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या वायुमंडल कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। यह वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है 13 किलोमीटर तथा यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका विस्तार पाया जाता है। इस मंडल में जो होती है समस्त मौसमी घटनाएं, जैसे वर्षा होना, आंधी तूफान आना, बिजली का चमकना, बादल और कोहरा, ओला, तुषार आदि इसी मंडल में घटित होती हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो ऐसे तापमान में ह्रास होता जाता है या तापमान घटता जाता है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर जब हम ऊंचाई बढ़ते जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार की जब वृद्धि होती है तो उसे हम तापीय विलोमता के नाम से जानते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, तापीय विलोमता क्या। तो इसमें प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, घटता जाता है। अब आगे देखते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। यह ट्रोपोपास से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन परत की उपस्थिति पाई जाती है। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत एक ऐसी लेयर है जो पृथ्वी को सूर्य से आने वाली विभिन्न प्रकार की हानिकारक किरणें, जैसे पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। यह परत जो होती है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और उसको पृथ्वी पर आने नहीं देती हैं। अब इसका जो विस्तार है, यानी ओजोन परत का जो विस्तार है 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। लेकिन जहाँ पर इसका सघनता या बहुत मोटी है यह परत, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इसकी सघनता किनके मध्य है। तो इसकी सघनता 15 से 35 किलोमीटर के बीच सर्वाधिक है। लेकिन इस परत का विभिन्न प्रकार के, जैसे सुपरसोनिक विमान है या दैनिक उपयोग जो हम करते हैं, जैसे एसी है और इसके बाद फ्रिज है, इससे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैसें, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो होती है ओजोन परत
को बहुत अधिक जो है नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत में छिद्र होने के कारण जो सूर्य से आने वाली विभिन्न प्रकार की जो किरणें हैं वह बिना रोक टोक के पृथ्वी पर आती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं, यानी पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि निचले इस मंडल के निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक समान रहता है, इसलिए समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर जैसे हम जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके कारण होता है क्योंकि ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी के अवशोषण से यह मंडल में जो है विभिन्न जो क्षोभ मंडल में जो घटनाएं होती थी वह समताप मंडल में मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ पे जो है वायुयान उड़ाने या उड़ान भरने में चालकों के लिए उत्तम मंडल माना जाता है। यहाँ पे किसी प्रकार की जो है चालकों के लिए कोई समस्या नहीं होती है। आगे हम देखते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल का जब हम विस्तार देखते हैं 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला जो वायुमंडलीय भाग है उसे मध्यमंडल कहते हैं, जिसमें तापमान में ऊंचाई के साथ क्या होता है, ह्रास होता जाता है या घटता जाता है। वास्तव में स्ट्रेटोपास यानी 50 किलोमीटर पर तापमान में वृद्धि जो है समाप्त हो जाती है। इसके ऊपर जाने पर इसके ऊपर जाने पर जो तापमान ह्रास होता जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जैसे हम पहुंचते हैं तो क्या होता है, तापमान -100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है तापमान जो है घटता जाता है। आगे हम बढ़ते हैं आयन मंडल। ये जो है महत्वपूर्ण मंडल, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। यह धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, लेकिन हम एनसीईआरटी की बुक के अनुसार हम देखेंगे कि इसकी ऊंचाई जो है 80 से 400 किलोमीटर जो है बताई गई है। तो इस ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती जाती है। इसमें क्या होता है, विभिन्न विस्मयकारी विद्युत चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें कॉस्मिक रेज या ब्रह्मांड किरणें का परिलक्षण होता है, कॉस्मिक रेज का परिलक्षण होता है। तो इन परतों में जो है कई प्रकार की विशेषताएं, इसको जो हम कई भागों में यानी 4 भागों में इसको विभक्त करते हैं। वह कौन कौन से हैं, जैसे डी लेयर है, ई लेयर है, एफ लेयर है और जी लेयर है। 4 भाग में विभक्त करके इसका हम अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं डी लेयर। डी लेयर यह आयन मंडल का सबसे जो है निचली परत है। इसकी ऊंचाई 80 से 99 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इस परत में क्या होता है कि इस परत में रेडियो की जो है निम्न आवृत्ति की तरंगें जो है परावर्तित होती हैं। तो अगला देखते हैं ई परत। इस परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं पर पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण होता है। डी परत की जो है ऊंचाई के बाद ई परत पाई जाती है, यानी 99 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई जो होती है ई परत की होती है। इस परत में क्या होता है कि जैसे कि डी परत में रेडियो की निम्न आवृत्ति तरंगें परावर्तित होती थी, और इसमें ई में क्या होगा कि रेडियो की मध्यम एवं उच्च आवृत्ति की तरंगें क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। इसमें घटनाएं होती हैं कौन सी, उत्तरी ध्रुव प्रकाश, इसमें कहते हैं अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के दर्शन होते हैं। तो यह जो है ई परत मुख्य रूप से दिखाई देती है इसमें। और इसके बाद एफ लेयर है जो ई लेयर के ऊपर पाई जाती है। इसकी ऊंचाई जो होती है 150 से 380 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इस परत में क्या होता है, रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं। और इसमें क्या होता था कि निम्न होती थी डी परत में, ई में जो होता था मध्यम और उच्च, इसमें जो है लघु तरंगों के रूप में जो है परावर्तित होती है। इसके बाद जी लेयर है। जी लेयर या आयन मंडल का जो है सबसे ऊपरी हिस्सा है, यानी 400 से 640 किलोमीटर है, जिससे सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का क्या होता है, परावर्तन या परावर्तित हो सकती है, सभी प्रकार की जो है तरंगें। अब इसके बाद हम आते हैं वायुमंडल या बहिर्मंडल। तो वायुमंडल के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह आयन मंडल के ऊपर जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल
या बहिर्मंडल या आयतन मंडल कहलाती है। इसकी ऊंचाई जो होता है 640 से 1000 किलोमीटर मानी जाती है। इसके बाद अगर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जाएं तो यह इसके बाद जो है अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो 1000 तक जो है इसका निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर जो है बहुत हल्की गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम की जो है प्रधानता रहती है। तो इस प्रकार से जो है यह इसके बाद जो है यह काफ़ी विरल जो है वायुमंडल बहुत ही यहाँ पे बहुत विरल हो जाता है। इसके बाद तो आप जान रहे हैं कि 1000 के बाद जो है अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। आगे आते हैं नेक्स्ट, जयमंडल। जयमंडल के बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें जैसा कि हमने जयमंडल में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जैसा चित्र में प्रतीत होता है। तीनों के सम्मिलन से जो जिसका निर्माण होता है उसे जयमंडल कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा जहां तीनों मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनकी पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल तथा वायु में फैला है। इस सीमित क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। जैसा कि चित्र में प्रतीत हो रहा है कि जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल का सम्मिलन हो रहा है, बीच वाले क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा और विस्तृत करना चाहेंगे। इसमें जैसे वनस्पतियों को जो खाते हैं, जैसे शाकाहारी जीव के अंतर्गत जो वनस्पतियां खाते हैं, बकरी हुआ, खरगोश हुआ, तो ये सब क्या है, शाकाहारी हैं। इन शाकाहारी जीवों को जो खाते हैं, जैसे शेर है, भेड़िया है, उसे मांसाहारी कहते हैं। और इन वनस्पति, शाकाहारी, मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को, जो हमने बताया कि शाकाहारी, वनस्पति और मांसाहारी जीवों को हम सम्मिलित करेंगे तो यह स्थलीय जैवमंडल कहा जाता है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं कि महासागर, नदी व झील जल में जो घासें पाई जाती हैं वो शैवाल, तो जाहिर सी बात है इस पर भी कुछ जीव निर्भर होंगे। तो यह जो जलाशय अनेक प्रकार की जो है मछलियाँ पाई जाती हैं, इन्हें सागरीय अथवा जलीय जैवमंडल कहते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि मानव भी जैवमंडल का एक सदस्य है, जो स्थलीय एवं जलीय जीवमंडल में से अपना जो है भोजन ग्रहण करता है या भोजन प्राप्त करता है। जैसे शाकाहारी मानव जीवमंडल से फल, फूल, सब्जी प्राप्त करता है, उसी प्रकार से मांसाहारी मानव जो होता है जीवों से बकरी, मुर्गा, मछली आदि इत्यादि को क्या करता है, खाता है। तो आगे देखते हैं कि मानव जो है जैवमंडल में क्या कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है। मानव की जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं, इससे क्या होता है, जैवमंडल में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। जैसे पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है, जीवों का शिकार कर रहा है। मानव जो है उद्योग धंधे विकसित कर रहा है। वो क्या करता है, बड़े बड़े जंगलों को काट कर उसको साफ करके वहाँ उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। इसके बाद वहाँ से चिमनियों से निकलने वाला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक जो गैसें होती हैं वायुमंडल में क्या होती हैं, जा रही हैं। तो वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जैसे ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं पृथ्वी पर आ रही हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो जैसे यह जैवमंडल के दुष्प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण जैसे मनुष्य विभिन्न प्रकार के जैसे उद्योग से निकला हुआ मलबा और गंदगी, कचरा आदि जो है जल में जो है विसर्जित कर रहा है, तो इस प्रकार से जो है जल प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हुआ। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण इसमें हम सम्मिलित नहीं करते हैं। इसके बाद जो है इस प्रकार से जो है जैवमंडल पर बहुत ही जो है गहरा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ही दूषित हो रहा है, क्षति पहुंच रही है। तो इसको इस नुकसान से बचने के लिए, इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है घटती रहे, उसका संतुलन बना रहे। तभी एक मनुष्य स्वस्थ और बेहतर जीवन व्यतीत कर सकता है। धन्यवाद। गोविंद कुमार, डायरेक्ट लेक्चरर, बलरामपुर।